गरीबी का आलम यह था कि घर में कब खाना मिलेगा और कौन दिन खाना नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। घर में जब बाहर से स्कूल से आता था तो मैं केवल चूल्हा देखता था कि उसमें आज आग जली है कि नहीं। आने आग जली तो मैं समझता कि आज खाना मिलेगा, नहीं जली तो मैं खाना मांगता नहीं था। मैं समझ जाता था कि आज अन्न नहीं है तो खाना नहीं मिलेगा, तो मांगने से कहाँ से मिलेगा। तो मैं जाके थोड़ा आराम करता बाद में पढ़ने लगता। तो भूखे स्थिति में पढ़ते देखकर मेरे परिवार के लोग रोते थे। मिट्टी के बर्तन में अगर भूमिहार का घर का है तो ब्राह्मण नहीं खाता था, कोयरी के घर का है ब्राह्मण नहीं खाता था, कोयरी के हांडी का बना हुआ भूमिहार नहीं खाता था, यादव के घर का हांडियाँ न बर्तन, कोयरी यादव के घर का खाना भूमिहार राजपूत नहीं खाता है। और शुल्क कास्ट में जो चमार धोबी पासी इसके घर का चाहे कितना हो घर साफ हो, अब जो कॉलेज से पढ़े हुए विद्यार्थी वो खाता हुआ अलग है, मगर उसका पारंपरिक परिवार औरतें उसका नहीं खाएगा। जो मेरा शोध पत्र का सिनॉप्सिस उसको फाड़ कर मेरे चेहरे पर फेंक दिया, कहा कि तुम नीच वर्ग के आदमी हो, इसलिए नीच विचार तुम्हारा है। मैं नीच बना तो किसने बनाया? अगर समाज बनाया तो समाज से तो हम झेल रहे हैं। कहता कि ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर के प्रति मेरी अनिच्छा पैदा हो गई और मैं अनिश्वरवादी हो गया टोटल। 3 व्यक्ति हमको मैदान में घेर लिए, कहे कि बैठो मेरे सामने। वो तीनों भूमिहार परिवार के लोग थे, संपन्न लोग थे। बोलो बैठो, एगो बात पूछना है। फिर पूछिए क्या बात है? मैं 9th क्लास में पढ़ता था। बोला एक बात बताओ। इसी पर हमको प्रमोशन दिया कि बिहार में ऐसे टेयर डेविल ऑफिसर की ज़रूरत है जो जाके राजो सिंह को ठीक करे। राजो सिंह एक MP थे शेखपुरा में, वहाँ जाने को कोई पदाधिकारी नहीं मिलता था, तो उसको लिए हमको प्रमोट करके IAS में भेजा गया वहाँ। मैं बुद्ध शरण हंस रिटायर्ड IAS आपके समक्ष अपना जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं को चर्चा करना चाहूँगा जिसे सुनकर आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति जो झोपड़ी में पैदा हुआ, जो भूखे रहकर पढ़ा और गांव में छुआछूत के चलते अपमान से जिया, वह IAS कैसे बन गया। आप इसे सुने। यह बुद्ध शरण हंस मेरा ओरिजिनल नाम नहीं है। मैं बचपन में दलित प्रसाद था, दलित प्रसाद से दलित पासवान बना और दलित पासवान से बुद्ध शरण हंस बना। दलित प्रसाद बनने में भी कुछ बाधाएं हुई कि मैं 5वां क्लास पास करके 8वां क्लास में नाम लिखाने गया था। कुछ पढ़ने में तेज था, तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि 2 साल बर्बाद करने से बेहतर है तुम 8वें में नाम लिखा लो, मेहनत करो, अच्छा रहेगा। तो मैं खुद अपना दरख्वास्त लेकर अपने पिता के साथ हाई स्कूल गया। हेडमास्टर ने पूछा, मेरा दरख्वास्त तो पढ़ लिया, तो मैंने दरख्वास्त में लिखा था कि मेरा नाम दिलीप कुमार राय है, पिता का नाम टहल पासवान है। तो भूमिहार हेडमास्टर समझ गया कि नकली नाम लेके ही आया है, तो उसने कहा घर का क्या नाम है? मैंने कहा दलित प्रसाद। तो उसने कहा कि देखो, बिहार में भोला पासवान नाम के एक मंत्री हो गए, पासवान लिखने से उनको स्टाइपेंड मिला, पढ़ गए, मंत्री बन गए, इसलिए तुम दलित पासवान लिखो तो उससे स्टाइपेंड मिलेगा और सुविधाएं मिलेगी। तो न मैं दलित प्रसाद रहा, न मैं दलित प्रसाद से दिलीप कुमार राय बन पाया, मैं बन गया दलित पासवान। यह नाम मेरा आधा तो घर का है
आधा हेडमास्टर का थोपा हुआ है। यहाँ एक लाइन कहना चाहूँगा कि जो सवर्ण ब्राह्मण समाज है वो अनुसूचित जाति जनजाति गरीब परिवार को अच्छा नाम देना भी नहीं चाहता है। वो मनुस्मृति का पालन करता है, जानता है कि जो गरीब लोग हैं जिन्हें ब्राह्मणों ने शूद्र नाम दिया, अछूत नाम दिया, वो अच्छा नाम नहीं रखना चाहिए, उसको निंदा में नाम रखना चाहिए। तो दलित पासवान का अर्थ था, मैंने अपने बड़े भाई से बाद में पूछा कि दलित पासवान का क्या अर्थ हुआ। बोला इसका भी ठीक नाम है, दलित का मतलब होता है पर्सन हु इज डाउन ट्रोडन, जो पीड़ित व्यक्ति उसको दलित बोलते हैं। पासवान माने सेवक है ना, तो तुम गरीब आदमी के सेवक हो, आगे बढ़ना, सेवा करना, भाव तुम्हारे नाम का यही है। तो गरीब आदमी को ऊपर उठने के लिए बहुत बाधाएं हैं, सहारा कम है, बाधाएं बहुत हैं। एक सहारा जिसे गरीब आगे बढ़ सकता है वह है उसका मनोबल। यदि मनोबल बनाए रखे तो आगे बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो मेरे अंदर स्वतः कैसे मनोबल पैदा हुआ इसका एनालिसिस तो करूँगा तो बहुत विस्तार हो जाएगा। तो मनोबल से मुझे लगा कि गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ, यदि मन से नहीं पढ़ा, सबसे ज़्यादा नहीं पढ़ा, सबसे ज़्यादा मेहनत नहीं किया, साधारण बन के रह गए तो नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं बढ़ूँगा नहीं, धनवान नहीं बनूँगा। तो यह चिंतन हमको मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और मैं मेहनत किया। गरीबी का आलम यह था कि घर में कब खाना मिलेगा और कौन दिन खाना नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि अन्न ही कम उपजता था उस समय। अब मेरे पास ज़मीन नहीं थी, भाई लोग मजदूरी करते थे, उससे मजदूरी आती थी। कभी मजदूरी मिली तो अच्छा खाना खाए, सामान्य खाए, नहीं मिली तो भूखे रह गए, पानी पी के सो गए। तो इस हालत में भी मैं पढ़ता था। मुझे लगा कि ये अन्न को आना, अन्न को नहीं आना तो मेरे बस में नहीं है। मजदूरी मिलेगी तो मजदूरी मिलेगी, तो फिर अन्न आएगा, लेकिन पढ़ना तो मेरे बस में है। तो पानी पीकर पढ़ने की आदत मैंने डाला और थोड़ी अगर खाने का सामान मिल गया तो उससे भी पढ़ने का मैंने संकल्प लिया और मैंने पढ़ा। गरीबी के आलम में ऐसा था कि कापियाँ नहीं मिलती थी पर्याप्त, तो उसमें 5-6 विषय ही चलते थे, हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास और सामान्य ज्ञान, यही 5 विषय प्राय चलता था। तो 5 कापी चाहिए, 5 कापी मिलना मुश्किल था, बहुत लोगों को नहीं मिलता था, केवल मुझे ही नहीं, मगर मुझे ज़्यादा तकलीफ़ से मिलता था। तो मेरे दिमाग में आया एक ही कापी को यदि 2 बार लिखूं तो गरीबी दूर हो सकती है। एक कापी 2 बार कैसे लिखा जाएगा? तो मैंने पहले कापी पर कास्ट पेंसिल से लिखता था, तो उसकी लिखाई थोड़ा हल्की होती है, फेंट होता है, और बाद में उस कास्ट पेंसिल पर लिखे हुए से मैं पेन से लिखता था। तो एक पन्ने पर मैं 2 बार लिखता था, इससे मेरी कापी की बचत हो जाती थी। ऐसे गरीब की हालत में मैंने पढ़ा। किताबों का आलम था कि किताब मुश्किल से 8 पन्ना, 10 पन्ना, 20 पन्ने के छपते थे, ज़्यादा मोटी किताब नहीं छपती थी। और 2 पैसे 4 पैसे एक आने दाम रहता था, दाम भी ज़्यादा नहीं रहता, मगर वो भी 1-2 पैसे की किताबें हमारे पास नहीं आती थी। अगर 5 किताबें हैं तो 3 मिला, 2 नहीं मिला, 2 मिला तो 3 नहीं मिला। तो मैं कहा कि अच्छा, इसका भी उपाय निकालना चाहिए। तो मैंने उन किताबों को जिनको मैं नकल करके अपनी कॉपी में किताब बना सकता था, उसको मैं कॉपी में लिख लेता था किसी से मांग कर। देखा कि अगर ये साहित्य का किताब है इसको लिख लो, ये इतिहास का किताब है इसको लिख लो। तो ऐसे करके 3-4 किताबें हर वर्ष, यानी प्रथम दूसरे वर्ष से 5वें क्लास तक मेरा एक क्रम रहा कि आधी किताबों को मैं कॉपी में लिख लेता था देखकर पूरी। तो फिर मेरी किताब हो गई। इससे फ़ायदा ये होता था कि लिखने में मुझे आधी तो आध हो जाती थी, फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी,
तो मेहनत तो हो गया, दिमाग में बात तो सेट हो गया। तो ऐसे करके मैं अपने आप को तेज बनाया और लिखता था। अक्षर मेरा बहुत अच्छा बनता था, साफ सुथरा लिखता था और कापियों पर जल्दी मैं कटकुट नहीं करता था। मेरी कापियाँ का कोई पन्ना फटता नहीं था। मुझे लगता था कि कापियों को भी फटने में इस कापी को तकलीफ़ होती होगी, तो इस पर अगर कुछ फाड़ देंगे, कुछ गलत लिख देंगे तो इसको कष्ट होगा, ऐसा मेरा भाव लगता था। तो हमारी कापी एकदम टाइट रहती थी, ठीक रहती थी, फटती नहीं थी। कोई फाड़ देता तो फट जाता, वरना मैं नहीं फाड़ता था। ऐसे करके मैंने अपने आप को ऊपर उठाया। घर में जब बाहर से स्कूल से आता था तो मैं केवल चूल्हा देखता था कि उसमें आज आग जली है कि नहीं। आने आग जली तो मैं समझता कि आज खाना मिलेगा, नहीं जली तो मैं खाना मांगता नहीं था। मैं समझ जाता था कि आज अन्न नहीं है तो खाना नहीं मिलेगा, तो मांगने से कहाँ से मिलेगा। तो मैं जाके थोड़ा आराम करता, बाद में पढ़ने लगता। तो भूखे स्थिति में पढ़ते देखकर मेरे परिवार के लोग रोते थे कि अरे चुपचाप सो जाओ, एक तो खाना नहीं मिला, ऊपर से तुम पढ़ रहे हो। तो हम कहा सो जाएंगे तो भी भूख लगी रहेगी, पढ़ेंगे तो भी भूख लगी रहेगी। अब पढ़ने में भूख का अनुभव कम हो जाता है, ऐसा मैं बहाना करता था। हो जाता है, कम हो जाता होगा। तो ये स्थिति से मैं गरीबी से गुजरा और अपने आप को बनाया और परिवार के लोग समझ गया कि इसको सुविधा देनी चाहिए। ये पढ़ने वाला बच्चा है, भूखे रहकर पढ़ता है, स्कूल जाता है, प्रतिदिन जाता है, समय पर स्कूल आ जाता है, खेलने समय खेलता है। ये सब मेरे स्वतः के अभ्यास थे, जिससे मैं चर्चित रहता था कि ये आदमी रूटीनबद्ध है। तो इस तरह से मिलिट्री टाइप का जो हैबिट है वो मेरे जीवन में स्वतः आ गया। भाई लोग ने सिखाया होगा थोड़ा या नहीं सिखाया, मगर मेरे पास स्वतः आ गया कि किस तरह से अपने आप को स्मार्ट बनाना चाहिए, समय पर उठना चाहिए। आज भी मैंने ज़िंदगी में कभी अलार्म नहीं लगाया है आज तक। अगर हमको ये जान के सोना है कि 4 बजे जगना है तो हमारी नींद 3:30 बजे टूटेगी। 4 बजे नहीं, आधा घंटा पहले से टूटेगी। अगर 2 बजे जगना है तो फिर 1:30 बजे हमारी नींद टूटेगी। ऐसा कंडीशनिंग हमने अपने दिमाग को बना लिया, बन गया है। तो आज तक मैंने अलार्म नहीं खरीदा, अलार्म नहीं लगाया। हमारे स्तर से जीवन में आज तक कोई बस, कोई ट्रेन नहीं छूटा है, क्योंकि मैं समय का पाबंद आदमी हूँ। कोई टाइम को, कोई चीज़ को समय पर करता हूँ, तो ये मुझे लाभ आज तक मिला है। इस तरह से आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज की स्थिति उतनी विकराल नहीं है, मगर कुछ परिवार में आज भी है कि उनको मजदूरी नहीं मिलेगी तो क्या खाएंगे। घर में फूस की झोपड़ी है, अलग कमरे नहीं हैं, कहाँ पढ़ेंगे। तो वहीं भैंस है, वहीं गाय है, वहीं गेस्ट है, वहीं आपको पढ़ना है, वहीं आपको खाना बन रहा है, वहीं पर लोग गप करेंगे, परिवार के लोग, बाहर के लोग। बच्चों को उसी में निकलना है, कोई आपको समझौता करने नहीं जा रहा है। दूसरी बात है कि अगर आज की तारीख में जहाँ तहाँ सामुदायिक भवन बनाए जा रहे हैं, बन रहे हैं, मैं यह कहना चाहता हूँ कि बच्चों को जिन्हों घर में जगह कम हो और पास में सामुदायिक भवन हो, या पास में कोई अगर मस्जिद हो या मंदिर हो, यहाँ तक या स्मशान घाट भी हो, तो वहाँ भी किताब कॉपी लेकर जाके पढ़ो। मैंने पूरे एमए की पढ़ाई स्मशान घाट में रख किया है। हमारे हॉस्टल के बगल में ग्रेवयार्ड था, ईसाई लोग का कब्रगाह, तो मैं उसका नियमित विजिटर था और वहाँ जाता था। जो सब पर प्लास्टर किया रहता था, उस पर चादर बिछा के मैं सो जाता था, अब पढ़ता था। तो लोग कहे कि साला तुम जल्दी मर जाओगे, कि बेचारा ये तो पहले मर गया, अब हमको मरना क्या है। हमको लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हम आगे यहीं पर पढ़ते हैं। तो एक चर्च का आदमी देख लिया हमको, बोला भाई चर्च में तुम पढ़ते हो? बोला हाँ, बाहर में बहुत हल्ला उल्ला होता है, लोग तरह तरह गप करते हैं, तो सियाने बच्चे, मगर हमको पढ़ने में थोड़ा मन लगता है, इसमें आ जाता हूँ। तो उसने कहा देखो, कब्र पर सोवो नहीं, कब्र का अपमान है, तुम्हारा भी अहित हो जाएगा। अगल बगल बैठ जाओ, कोई बात नहीं, मगर कब्र पर मत बैठा करो। उसने मना किया, तो हम कहा अच्छा नहीं बैठेंगे। मेरी तो आदत बन गई थी, जब जाता इधर उधर देख मैं कब्र पर बैठता, मौका मिलता फिर सो भी जाता। कि फिर आवे मना करेगा तो फिर माफ़ी मांग लेंगे। तो ऐसे निर्भय होकर मैंने कब्रगाह में रहकर एमए की पढ़ाई
की और मैंने अच्छे नंबरों से पास किया। होता उस मुर्दों ने साथ दिया होगा मेरा कि चलो भाई आया है पढ़ने तो कुछ मदद कर दो। ऐसे निर्भग बनने की ज़रूरत है। और गांव में जो अच्छे आदत के लोग होते हैं उसको लोग प्रोत्साहन देता है। मैं अनुभव करता हूँ, वैसा डिस्करेज करने का प्रचलन हमारे समय में नहीं था। गांव के लोगों ने हमको सराहा, अच्छा बच्चा है, पढ़ता है। तो बल्कि हमारी अच्छाई के चलते कुछ गांव के लोग अपने बच्चों को हमारे साथ करने के लिए हमको पैरवी करते थे कि भाई देखो अब हमारे बच्चे को अपने साथ रख सकते हो। तो उनका पिताजी से पूछ लेना, भाई से पूछ लेना, हम मालिक थोड़ी, वो कहेंगे तो रखना। क्या करेगा ये? अरे तुम्हारे साथ रहकर पढ़ लेगा, वो कहीं पढ़ता है घर पर नहीं। तो भैया ने टैक्स लगाया कि पूरा खाने का खर्चा दे दो तो साथ रहेगा। तो 1 मन चावल हमको देता था लोग। और कोई बच्चा बैठता था तो 2 विद्यार्थी मैट्रिक कर गया तो मैं अभी हंसता हूँ कि हमारे साथ पढ़ने में वो पास कर गया, यानी घर पर पढ़ता नहीं था, कोई हम पढ़ाते नहीं थे मगर वो पढ़ता था। तो ऐसे ज़िंदगी चलती है। अब देखो गांव में तो गरीबी का आलम है, गरीबी से निकले, मजदूरी से बढ़े। अब छुआछूत का आलम है, गांव में दूसरा रोग। हर व्यक्ति एक दूसरे से छुआता है गांव में, केवल ब्राह्मण से कोई छूत नहीं मानता है। भूमिहार के भी घर के बर्तन का बना हुआ, जिसको मिट्टी का बर्तन पहले होता था, हांडी बोला जाता था, चरुई बोला जाता था, ओढ़रा बोला जाता था, चुक्का चुक्की ये सब बोला जाता था। पहले उसमें खाना बनता था। उस मिट्टी के बर्तन में अगर भूमिहार का घर का है तो ब्राह्मण नहीं खाता था। कोयरी के घर का है, ब्राह्मण नहीं खाता था। कोयरी के हांडी का बना हुआ भूमिहार नहीं खाता था। यादव के घर का हांडियाँ न बर्तन एल्युमिनियम नहीं, मिट्टी का, पहले मिट्टी के बर्तन चलते थे और वो 2-3 बार वो बदले जाते थे। पहले अगर कोई परिवार में मर गया तो मिट्टी के सारे बर्तन बाहर बिक दिए जाते थे, नया बर्तन आता था। और दूसरा कि अगर फूट गया तो आ गया। और तीसरा कि शादी वादी के टाइम में नए बर्तन आते थे। तो उन मिट्टी के बर्तनों का खाना कोई छुआ हुआ खाता नहीं था। आज भी है कि ब्राह्मण के घर का बना हुआ खाना जो पुराने समय का ब्राह्मण है नहीं खाता है। कोयरी यादव के घर का खाना भूमिहार राजपूत नहीं खाता है। और शेड्यूल कास्ट में जो चमार धोबी पासी, इसके घर का चाहे कितना हो घर साफ हो, अब जो कॉलेज से पढ़े हुए विद्यार्थी वो खाता हुआ अलग है, मगर उसका पारंपरिक परिवार औरतें उसका नहीं खाएगा। दूसरा छुआछूत का आलम, अपने घर में यहाँ भंसा बोला जाता है, रसोई घर को आज तो किचन नाम पड़ गया, पहले भंसा बोला जाता था। उस भंसे में बैठकर खाने का रिवाज था, नीचे चटाई पर, पीढ़ा पर या ज़मीन पर। तो उस भंसे में भूमिहार राजपूत ब्राह्मण के घर बैठ कर नहीं खा सकता था, और ब्राह्मण भूमिहार राजपूत कोयरी यादव के घर में भंसा में नहीं बैठ सकता था। तो जब वो नहीं बैठ सकता तो हमारा तो कहीं औकात ही नहीं था। तो हमारे भाई ने समझा दिया था कि किसी के घर जाना नहीं, छुआछूत करेगा, अपमानित करेगा, खाट पर नहीं बैठने देगा, नीचे बैठने देगा, बैठने कहेगा, अपने खटिया मजे और बैठेगा, इसलिए किसी का नहीं जाना। तो मैं किसी के यहाँ नहीं जाता था। तो मेरे मन में एक बैक बात आई, इतना छुआछूत, इतना अपमान और इतना जाति, ये सब अगर आदमी बनाया है तो इसको ईश्वर के नाम पर क्यों बोलता है कि ईश्वर ने बनाया? हम मेरे मन में एक बैक ही बात पैदा होगी कि कोई जाति, कोई धर्म, कि कोई ईश्वर स्वयं जी ने आदमी बनाया है। तो आदमी के इस तरह से अछूत बनाना, छुआछूत बनाना, नीच बनाना, गंदा काम करके बाध्य करना कि तुम ही को करना है, तो ईश्वर के प्रति हमको आशंका पैदा हो गई। स्वतः हुआ, कोई लिटरेचर मैंने नहीं पढ़ा, कहीं उपदेश नहीं सुना, यह स्वतः मेरे मन में आया कि मैं नीच बना तो किसने बनाया? अगर समाज बनाया तो समाज से तो हम झेल रहे हैं। कहता कि ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर के प्रति मेरी अनिच्छा पैदा हो गई और मैं अनिश्वरवादी हो गया टोटल। एक दिन 9th क्लास में फुटबॉल खेल के आ रहे थे, 3 व्यक्ति हमको मैदान में घेर लिए, कहे कि बैठो मेरे सामने। वो तीनों भूमिहार परिवार के लोग थे, संपन्न लोग थे।
बोला बैठो, एगो बात पूछना है। फिर पूछिए क्या बात है। मैं 9th क्लास में पढ़ता था। बोला एक बात बताओ, सुनते हैं तुम ईश्वर नहीं मानते हो। तो हमने कहा कि हम तो सुनते हैं कि आप लोग मानते हो। बोला हम तो मानते हैं। तुम कब मानते हो तो आप मानो, आप ईश्वर मानते हो तो आप पढ़े लिखे हो। तो लोग अनपढ़ था। बोला नहीं, तुमको ईश्वर मानने से फ़ायदा क्या हुआ। हम नहीं मानते, हम तो 9वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो फ़ायदा किसको हुआ। तो बोला कि अरे इसका जवाब तो तुमने दे दिया। अरे हमको स्कूल नहीं भेजा, तुम क्या बताएं। तुम पढ़ते हो तो काहे नहीं मानते हो। हम कहा इसलिए नहीं मानते हैं कि हमको कोई समझाया नहीं, हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, हमको पढ़ने की ज़रूरत है तो हम पढ़ते हैं। अब वो कहता है कि ईश्वर नहीं मानने से क्या होता है जानते हो, माने कैसे गांव में ईश्वरवादी बनाता है, उसका एक दृष्टांत है। तो हमारा ब्रेन चालू हो गया, हम कि कैसे ईश्वर मानने से क्या होता है ये आप बताइएगा, हमको बहुत पहले से जानकारी है। तो तीनों को आश्चर्य हुआ कि ईश्वर नहीं मानने से क्या होता है, तुमको मालूम है फिर भी नहीं मानते हो। कि मालूम है इसलिए नहीं मानते। बोला क्या होता है तो बताओ। तो हमने कहा जो ईश्वर नहीं मानता है वो पहले मर जाता है। बोले तुम जानते हो तो क्या नहीं मानते हो। हम कि इसलिए नहीं मानते कि हम मरेंगे नहीं, हम आपके बाद मरेंगे। आप लोग बड़े हो तो क्रम से पहले मरोगे, हम छोटे हैं तो हम बाद में मरेंगे, ईश्वर माने या मत माने। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो ऐसा उत्तर दिया, इसका कोई जवाब नहीं। बात तो सही कि वो लोग बड़े थे, करीब 40 साल की उम्र थे, और मेरी उम्र उसमें से 13 साल या 14 साल की होगी। बोला दूसरा क्या हानि होती है इसको बताओ। तो ईश्वर नहीं मानने से पूरा परिवार की मृत्यु हो जाएगी। बोला तब कैसे मानते हो। इसलिए नहीं मानते कि ऐसा नहीं होगा, लोग कहता है होगा नहीं। हमारे परिवार की मृत्यु भी नहीं होगी, जो बड़े हैं उनको पहले होगी, जो छोटे उनकी बाद में होगी। तो तीसरा क्या कारण है, का अकाल मृत्यु हो जाएगी, उसकी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। कहा तब क्या नहीं मानते हो। क्या इसलिए नहीं मानते कि ऐसा नहीं होगा, आपसे ज़्यादा संपत्ति हमको। मैं 9th क्लास में उन लोगों को तीनों को जवाब दिया, मैं पढ़ रहा हूँ, आगे पढ़ूँगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, मैं पैसा कमाऊँगा तो ज़मीन बनाऊँगा, बिल्डिंग बनाऊँगा, साइकिल लूँगा। उसमें साइकिल लेना ही परम कर्तव्य था। तो साइकिल लोगे कि बिल्कुल लेंगे। बोला भाई जाओ, जब इतना कठोर हो तो अपने मानने के लिए तैयार हो, परिवार को मानने के लिए तैयार हो, और तो भी ईश्वर नहीं मानते हो तो जाओ, तुमको कौन मना पाएगा। ऐसे करके लोग गांव में डिमोरलाइज करते हैं, भयभीत करते हैं। तो गांव ऐसे चलता है असभ्यता से। गांव को सभ्य बनाने के लिए यहाँ के जो समर्थ लोग हैं उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो इस तरह से मैं जब आगे बढ़ा, कॉलेज में गया, तो कॉलेज में 2-3 घटनाएं ऐसी है जो बहुत मार्केबल है। पहली घटना, ये एक लेक्चर थे बटे कृष्ण, वो पढ़ाते थे हिंदी साहित्य का इतिहास। उसने कहा कि आबू के पहाड़ से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा साहित्य में लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य के जितने इतिहास हैं सब में ऐसा लिखा हुआ है कि आबू पहाड़ से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। तो हम उठ खड़े हुए, हम कहा सर एक बात कहें। बोला बोलो। कि ये बात किसी ने लिखा है वो बिल्कुल गलत है, आप पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं पढ़ाना चाहिए। बोला क्या बोलते हो। ठीक है तो बोलता हूँ। आबू का पहाड़ राजस्थान में है, और उसके पीछे कहीं हवन कुंड हुआ, यज्ञ हुआ, और उससे क्षत्रिय की उत्पत्ति आग से, आग में जलता है कि लोग पैदा होता है। वो बटे कृष्ण बहुत बिगड़ गया, कहा कि बहुत नास्तिक आदमी हो जी। बोला सर तर्कसंगत बात बोलना नास्तिकता है तो आदमी को बोलना चाहिए, मैं ठीक तो बोल रहा हूँ। अरे वहाँ किसी को आप क्षत्रिय बना दिए, ऐसा बोलिए तो चल सकता है। बोलते उत्पत्ति हुई, वो हमसे झगड़ गया, जाके हेड से कंप्लेन किया कि दलित पासवान तो बहुत नास्तिक आदमी है, इसको हिंदू धर्म पर आस्था नहीं है। वो विश्वनाथ मिश्र था कॉलेज का हेड, उसकी नज़र पर हम चढ़ गए। वो बुलाया, बोला जी डिसर्टेशन का जो पेपर है तुमने उसका विषय चुना, उसमें 300 नंबर का डिसर्टेशन पेपर होता था जिसको शोध पत्र बोलते हैं। अभी एक बच्चा बोल रहा था मैं शोध करना चाहता हूँ, यानी किसी विषय पर शोध करो
तो 300 पेपर का होता था, 300 पेपर का वो पेपर हेड ही जांचता था। अब जिसको चाहे टॉप करा देगा, जिसको चाहे कम करा देगा वो। तो हमने कहा चुन तो लिया है, तो क्या चुना है? तो मैं खोजी विद्यार्थी था, शोधपरक विद्यार्थी था। मैंने विषय चुना कि बिहार में पेशेवर जातियों के बीच बोले जाने वाले शब्दों का शब्दकोश, मैं एक डिक्शनरी तैयार करूँगा। बिहार में बहुत से ऐसे जातियाँ हैं जिनके पास इतने समान हैं जो डिक्शनरी में नहीं है, और जो बोलते हैं वो भी डिक्शनरी में नहीं, कुछ है बहुत सा नहीं है। उसको ही विषय समझ में नहीं आया। कहा कि जैसे माना कि जैसे हजाम जो है, पहले का हजाम अपना जो उस्तरा, कैंची, नरहन्नी सब रखता था, वो एक थैला में रखता था, और थैला टाटका बना रहता था, और उसको अपने बगल में, जैसे आज महिलाएं बैग रखती है ना, वैसे वो रखता था। उसको लोखर बोलते थे, है ना। तो उस लोखर में वो रखता था। ये लोखर डिक्शनरी में नहीं है, आप सब देख लीजिए, लोखर में नहीं है डिक्शनरी में। तो आप अब जो लिखूँगा तो कोई डिक्शनरी में लिखेगा। लोखर का मतलब हजाम को अपना हजामत का सामान रखने का बैग, ये लिखा जाएगा। फिर मैंने कहा कि जो मोची है, आप कभी जाते होंगे, वो जूता सीता है, तो जो टकुआ होता है उसको सींग में ऐसे घुसा देता है, और उसमें मोम रहता है, और घुसा के फिर जूता को सीता है। वो सींग जो है वो डिक्शनरी में नहीं है, उसको दूसरा नाम कोई देता है। जो मरम्मत करता है ना, तो पहले टकुआ को वो अंदर करता है, तो ये डिक्शनरी में नहीं है। बोला अरे कहाँ से तुम सब लाया है, ऐसा तुम ले गए जगह, हम जांचेंगे कहाँ से? मैं तो खुद नहीं जानता हूँ, कैसे जांचूंगा? कि इसका समाधान कर दूंगा सर, जिसके बारे में कहिएगा उस व्यक्ति को सामान के साथ बुलवा दूंगा। तो आप पूछिएगा हमारा लिखा हुआ, उसको जांच करा दीजिएगा। वो उसने कागज़ जो मेरा था मंगाया था, जो मेरा शोध पत्र का सिनॉप्सिस, उसको फाड़ कर मेरे चेहरे पर फेंक दिया। कहा कि तुम नीच वर्ग के आदमी हो, इसलिए नीच विचार तुम्हारा है। तुमको तुलसीदास पर लिखना चाहिए, विद्यापति पर लिखना चाहिए, सूरदास कबीरदास पर लिखना चाहिए, निराला पर लिखना चाहिए। क्या तो आलतू फालतू विषय ले आया। तो हमने कहा सर आप हेड हैं, कुछ कह तो नहीं सकते हैं, मगर आपके जैसे विचारहीन आदमी के साथ हम एमए नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो नंबर दीजिएगा नहीं। 300 तो आपको देना है, 300 में 3 दे दिया तो मैं पास करूँगा, फेल करूँगा? रखिए अपना यूनिवर्सिटी, मैं चला। मैं उसके चुना कागज़ जो फेंका था उसको फिर उसके चेहरे पर फेंक के मैं चलाया यूनिवर्सिटी से बाहर। फिर मैं लौट के नहीं गया, वहाँ से मैं एमए नहीं किया, मैं फिर रांची से आके प्राइवेट से एमए किया। यह है कॉलेज जीवन का संघर्ष, कि आपको समान तरीके से पढ़ने भी व्यवस्था नहीं देता है, और चाहता है कि जो बंधी परंपरा है उसमें आप चलते चलो। तो परंपरा बंधी है, उसमें अगर परिवर्तन नहीं होगा, उसमें अगर सम्मान नहीं होगा, उसमें अगर शोध नहीं होगा, तो कैसे चलेगा? और आपको बताऊं कि मैं जो हूँ 1960 में 66 में मैं ग्रेजुएशन किया, 64 में ग्रेजुएशन किया, और 65 में मैं एमए कर रहा था। इस अवधि तक मैंने डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं सुना था, जबकि मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी था, और पॉलिटिकल साइंस में बहुत गहराई से मैं पढ़ता था, और विषयों की तरह। संविधान की किताब को जब पढ़ता था, उसमें कहीं भी एक लाइन नहीं लिखा था कि संविधान को प्रारूप समिति का डॉक्टर अम्बेडकर अध्यक्ष थे, बनाने में डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका रही, एक शब्द भी नहीं था। जबकि पुस्तकालय से 3-4 किताबें निकाल कर, रेफरेंस बुक पॉलिटिकल साइंस का, अन्य चीज़ों को मैं पढ़ता था, लेकिन कहीं डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं सुना। और जिनने 2 साल हमको पढ़ाया BA MA, उसने एक लाइन भी डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं लिया कि संविधान ऐसे बना, ऐसे बनाया। क्योंकि संविधान एक पेपर ही था, BA में भी और MA में भी। ये है सेपरेशन ऑफ फैक्ट जो ब्राह्मण सवर्ण किया करते हैं ज्ञान के प्रति। तो उस बाबा साहब को मैंने 1973 में
जब मैं चकबंदी पदाधिकारी हुआ वैशाली में, तो वहाँ जाना कि डॉक्टर अम्बेडकर नाम का कोई व्यक्ति है जिसने जो है सो संविधान बनाया, और जिसने संविधान बनाया और उसको संविधान को पार्लियामेंट में पास कराया। तो ऐसे सप्रेशन ऑफ फैक्ट हो रहा है जिसके चलते समाज में प्रगति नहीं हो रही है। किसी भी सिलेबस में डॉक्टर अम्बेडकर का, गौतम बुद्ध का, महाकवि रविदास का, या महाकवि कबीर का, या ज्योतिबा का, या माता सावित्री का, या माता फातिमा का, इन लोगों के बारे में एक लाइन का भी कोई सिलेबस में न कविता, न कहानी, न निबंध, न आलोचना, कुछ भी नहीं। समाज को इन लोग बदलने वाले हैं। इसको ब्राह्मण वर्ग साइड करके और पढ़ाता है क्या, सृष्टि कैसे हुई, क्षत्रिय कैसे पैदा हुआ, ब्राह्मण कितना श्रेष्ठ है, गंगा नहाना कितना पवित्र है, हिमालय जाने से स्वर्ग मिल जाता है। अनाप शनाप का विज्ञान विहीन बातें कोर्स में, सिलेबस में डाला जाता है। और अगर नहीं भी डाला गया तो पढ़ाने वाला लेक्चर आउट ऑफ वे में कहेगा कि जो है सो सूर्य तो निगला हुआ चीज़ है, इसको हनुमान ने निगल लिया था। वो पढ़ा रहा है हिंदी, वो पढ़ा रहा है समाजशास्त्र, वो पढ़ा रहा है इतिहास, हनुमान की लीला बोलता है। कॉलेज में मैंने सुना, तो उसमें तो मैं टोका नहीं कि निगल गया, हमको निगल गया होगा भाई, क्या पता, उसमें हमको इतनी क्षमता नहीं। मैंने कॉलेज में सुना था पहली बार। और आदमी कैसे उसके ब्राह्मणों के चंगुल में फंसता है, इसका एक उदाहरण मेरे साथ घटा कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो उसमें कन्वोकेशन होता था, होता कि आज भी होता हो, जिसको हिंदी में दीक्षांत समारोह कहते हैं। कन्वोकेशन में सबको एक एक गीता बांटा गया। तो मोटी सी गीता 250-300 पेज की होगी, कवर लगी हुई बढ़िया से गीता प्रेस का। मुझे लगा कि मेरे पास अपार दौलत मिल गई, क्योंकि मैंने गीता कभी देखा नहीं था। दौलत मिल गई हमको, किसी ने कहा नहीं कि क्या करना है, मगर कहीं से कान में पड़ गया था गीता पढ़ने से एक ज्ञान मिलता है, गीता पढ़ने से वो ज्ञान मिलता है। तो मैं गीता को सुबह सुबह नहा कर 2-3-4 पंक्तियाँ पढ़ा करता था और मैं भक्त हो गया। जब पढ़ने लगा तो मैं लीलार पर चंदन का थोड़ा सा टीका भी यू टाइप का लगाने लगा अपने आप। फिर जब नंगे बदन पड़ता थोड़ा बाँह पर भी ऐसे जैसे आज लोग करते हो वैसे मैं भी करने लगा। इसको देख के परिवार लोग को अच्छा लगता था कि लड़का भक्त हो गया, संत हो गया। मुझे एक बैक लगा कि मेरा आचरण कुछ और था, आई गीता पढ़ने से ऐसा आचरण हो गया। मैं तो ऐसा आचरण था नहीं, परिवार में कोई करता नहीं था, परिवार में कोई गीता पढ़ता नहीं था, कोई टीका लगाता नहीं था, कोई बाह में ऐसा नहीं लगाता था। मैं लगाने लगा, इसका असर गीता पर है। अगर ये किताब नहीं आती तो मैं वैज्ञानिक बनता। एक बैग मेरे मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई, तो मैंने गीता के बारे में तब तक पत्राचार करने लगा। 1-2 आदमी से कहा कि गीता पर कुछ बताइए, तो उसने एक किताब भेज दी डाक से। वो किताब में बाबा साहब का लेख था। अब उसको गहराई से पढ़ा तब तक मेरा अन्वेषण विश्लेषण का ताकत पैदा हो गई थी। तो मैंने पढ़ा, अच्छा ये कहता है कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, जो कुछ दुनिया में है वो मैं हूँ, है ना। क्षत्रिय भी मैं हूँ, शूद्र भी मैं हूँ, और जो मरता है वो भी मैं हूँ, जो मारता है वो भी मैं हूँ। ऐसा थोड़ा मैं करके बहुत सा 18वां अध्याय में उसका बहुत सा विवरण दिया हुआ है। एक बैग माइंड किया कि यदि सारा सुकर्म ईश्वर का है और सारा कुकर्म भी ईश्वरे का है, तो ये कुकर्म तो ज़्यादा है, सुकर्म तो कम है। तब तक तो भारत अंधकार में आ चुका था 66-67 में जो पढ़ता था गीता, तो कि ज़्यादा कुकर्म हो रहा है, सुकर्म तो कम हो रहा है। तो ऐसा ईश्वर क्यों है जो ज़्यादा कुकर्म करता है? इसका मतलब काल्पनिक है, आदमी को भयभीत किया गया है। तो मेरा मन वहाँ गीता पर से हटा, उसका विश्लेषण करना शुरू किया, उसका अन्वय शुरू किया। उसके उपरांत 1 साल के बाद एक किताब मिल गई राहुल सिंह कीर्तान की, तुम्हारी 6। तो उसमें 5-6 करके अध्याय था। तुम्हारे हिंदू धर्म की 6, उसका विश्लेषण।
तुम्हारे संस्कृत भाषा की क्षय, उसका विश्लेषण, तुम्हारा स्वर्ग नरक की क्षय, उसका विश्लेषण, तुम्हारा वर्ण और जाति की क्षय, उसका विश्लेषण। तो मुझे लगा कि आज तक मैं जो कुछ पढ़ा था वो सब बेकार के अध्याय में चला गया। असल अन्वेषण तो यही है कि आदमी को सदाचारी होना चाहिए, आदमी को बेईमान नहीं होना चाहिए। गलत किताबों के पीछे आदमी गलत विचार लेके पाखंड में चलता है। अच्छे व्यवसाय का, अच्छे व्यवहार के लिए कोई किताब, कोई व्यवसाय, कोई कायदा आदमी को बतावे तो उसको पालन करना चाहिए। तो यह चीज़ मैंने तब अपने अन्वेषण से सुना और यह देखा कि यह कहाँ तक है। अब देखो छुआछूत और जातिवाद कहाँ तक पीछा करती है। जब कॉलेज जीवन के बाद मैं सर्विस में आया तो मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर आया करता था, मिश्रा नाम का टीचर था, सदाचारी बढ़िया टीचर था, मेरे यहाँ पढ़ाता था, हमारे बात से बड़ा प्रभावित होता था। वो वैशाली के एक जगह महुआ, वहाँ मैं चकबंदी पदाधिकारी था। हमारी बच्ची थी, उसमें वो पढ़ती थी, उससे ट्यूशन। उसने एक दिन कहा कि सर हमारे यहाँ एक दिन खाने पर आइए। तो अमूमन तो मैं किसी का खाता, लेकिन चूँकि इतना वैचारिक मेल माल हो गया उसके यहाँ मैं चला गया। दिन में जो नॉर्मल था वो खाना खाया, बातचीत हुआ, चले आए। मेरे बगल में एक इंस्ट्रक्टर रहते थे, शर्मा जी, लोहार थे। वो हल्ला करते हुए आए मेरे पास कि सर जी आप मिश्रा के यहाँ जाकर खाना खाए हैं? कि हाँ खाना तो खाए हैं। क्यों खाना खाने गए? क्यों क्या भाई, मेरे पास आता है, रोज़ चाय पीता है, उसके यहाँ चले गए। अरे उसने जो खिलाया सो साला दर्जी के यहाँ से बर्तन मांग के आपको खिलाया। अब पूरे बाज़ार में हल्ला कर रहा है कि मैंने चकबंदी पदाधिकारी को बेइज्जत कर दिया, उसको कुछ नहीं समझा, दर्जी के यहाँ से लोटा थाली मांग के लाया। उसको सुन के तो मेरा दिल लहर गया कि साला ऐसा इंसान आदमी ऐसा गलत काम करता है। मैंने अपने चपरासी को कहा कि जाके उस दर्जी को बुला कर लाओ। तो मैं उससे पूछता हूँ, तो दर्जी को बुला के लाया। दर्जी आ गया, बोला हाँ सर पीछे नीचे से हमको मांगे थे, मेरे ऊपरे रहते हैं वो, नीचे हम दर्जीगिरी करते हैं, फिर हमारे यहाँ थाली उली मांगे थे। तो हमको याद पड़ा कि हम जो खाए थे वो 2-3 तरह की थाली थी। थाली कांसे का था, तो उसका जो तस्तरी है वो साला पीतल का था, मैंने उसमें ऐसे ही मल्टी स्टाइल का बर्तन होता था। साला अपने घर का रहता तो एक तरह का बर्तन खिलाता, हमको याद पड़ गया, ठीक है खाता है। अच्छा तो इसका मैं बदला लूँ। शर्मा जी कहे कि क्या बदला ले शर्मा जी? बोला आप सर प्रकांड आदमी हैं, दिन रात किताब पढ़ते हैं, आप बदला क्या लीजिएगा? वो ब्राह्मण है, क्या बदला लिए? हम लेते हैं। मैं आया पटना और मखनिया कुआं से करीब 100-200 किताबें खरीदा, वेद पुराण स्मृति रामायण गीता सब खरीद के एकदम बंडल बांध के, कपड़े में बोझ टाइप के, उसमें अटैची वटैची कम चलता था, कपड़े में बांध के लाया। आ गया, उसके बाद वो अपने लोगों को कन्वासिंग करने लगा कि देखो यादव तुम हो अछूत हो, तुम कोयरी अछूत हो, तुम दुनिया अछूत हो, तुम चमार अछूत हो, ऐसे हो ऐसे हो, ब्राह्मणों ने सबको अछूत किया है, सबको ऐसे किया है। बोला ऐसे कैसे बोलते हैं सर? सबको किताब दिखलाने लगे, देखो इस किताब में है, देखो इस किताब में तुमको अछूत लिखा है, देखो इस किताब में तुमको शुद्ध लिखा है, तुमको गंदा काम करने के लिए लिखा है, नहीं करने पर जूता से मारने के लिए लिखा हुआ है। इतना 3-4 महीने भड़काया। मुखिया सरपंच जो आवे सब भड़क गया हमसे। बोला सर क्या करना है? कि इन सारी किताबों को साला जलाना है। तो जलाना है? तो हाँ जलाना है। तो 14 अप्रैल आ गया, महुआ थाने पर थोड़ा मैदान मिला, वहीं पर मैंने जो है अंबेडकर जयंती मनाया और स्वाहा जग किया। स्वाहा जग में पुरोहित बनाया। उस महुआ का जो सदर अस्पताल था उसका जो पैखाना खुन जो टेस्ट होता है उसका जो साफ़ करता था मेहतर, उसको बुलाया कि तुम मेरा चीफ गेस्ट रहना। और वहाँ के जो सर्जन था हेड डॉक्टर श्रीवास्तव, उसको कहा कि आपका ये जो पैखाना धोता है स्लाइड वलाइड, उसको मैंने चीफ गेस्ट बनाया है, आप मेरा जो है सो VIP रहिएगा और भाषण दीजिएगा। वो मेरे प्रभाव में आ गया। फिर और लोगों को बुलवाया और इस तरह से सारे कुंड तैयार हुआ, किताबें बांटी गई। मैंने मंत्र बनाया, ब्राह्मणवाद स्वाहा, जातिवाद स्वाहा, धर्मवाद स्वाहा, स्वर्ग नरक स्वाहा, स्वाहा स्वाहा करके पन्ने पन्ने फाड़ के सबको जलवाया और काफ़ी बवाल मचा बगहा में।
और वो जहाँ जला रहे थे वो थाने के बगल का ही मैदान था। थाने पर सब रिपोर्ट हो गया। थानेदार चौधरी था, एक मैथिल ब्राह्मण, राजेंद्र चौधरी, उसने कलेक्टर एसपी को रिपोर्ट कर दिया कि साहब तो विचित्र बात हो गई। तो थाने के सामने मैदान में चकबंदी पदाधिकारी ने गीता रामायण क्या क्या जलवा दिया है, सो इसकी जांच करिए, बहुत बवाल मचने वाला है। लाइन ऑर्डर तैयार हो गया है। वहाँ से एक्स्ट्रा फोर्स मंगा लिया, फोर्स आ गया, था तो कुछ नहीं। बाद में हमारे ऊपर एसपी कलेक्टर की इंक्वायरी हो गई, तो इंक्वायरी में थोड़ा क्लिक खिल गया। क्लिक ये खिल गया कि अब तो सिद्ध करना होगा कि मैंने नहीं जलाया है। तो चूँकि मैं पढ़ता था सारी चीज़ें, मेरी अपनी किताबें थी, गीता रामायण स्मृति महाभारत को मैं सब रखता था। आया कलेक्टर से पूछा कि सब आप पर आरोप है कि आप मजिस्ट्रेट होते हुए लैंड और ख़राब किया है, हिंदू धर्म की आस्था पर प्रहार किया है, किताबें जलाई है। कि साहब देखो, लोग कहते हैं तो उसकी जांच कर लीजिए। आप किसी दरोगा या सिपाही को भेज के हमारे यहाँ से जो मैं पढ़ता हूँ उसको मंगवा लीजिए। तो कलेक्टर बोला, एसपी बोला कि सिपाही को जाओ, भेज ले आओ, इनके यहाँ कौन किताबें हैं। कहता है तो जला दिया है। उसको क्या पता कि बाजार से लाके जलाया, सोचा कि अपनी किताब जलाया होगा वो। तो पूरी थाक भर किताब लेके आ गया वो, देखा कि सब किताब तो पढ़ा हुआ इसका है, वेद पुराण रामायण स्मृति। वो कन्फ्यूज हो गया। तो उन लोग रिपोर्ट भेजा कि ये पदाधिकारी हैं, इनके चलते विधि व्यवस्था तैयार गड़बड़ होती है, इसलिए इनको सुदूर ट्रांसफ़र किया जाए और 6 महीना इन पर वाच किया जाए, तब काम दिया जाए। तब मेरा ट्रांसफ़र चाईबासा हो गया, 500 किलोमीटर दूर चाईबासा चले गए। तो वहाँ कलेक्टर था ब्राह्मण, कौन, मिश्र झा, मंतेश्वर झा। उसने पहले देखा हो कि ऐसा मजिस्ट्रेट है जिसको 6 महीना वाच करना है, तो कौन व्यक्ति है भाई। उसने चपरासी को बुलवाया, तो मैं दुबला पतला पदाधिकारी उसमें था, देह भराया नहीं था। जब अंदर गया तो कहा कि तुम ही दलित पासवान हो। तो हमको लगा ऐसा क्यों बोल रहे हो, सर मैं ही हूँ। तो उसने कहा कि जानते हो चाईबासा जो कौआ आता है उसको भी बुखार लग जाती है, सुना है कभी। तो मैं समझ गया। कहा सर चाईबासा तो आप भी आए हम भी आए हैं, लगेगा तो दोनों को बुखार लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। वो समझ गया कि क्लिक आदमी जवाब तो दे दिया। तो उसने हमको कोई काम नहीं दिया, कोई कुर्सी नहीं दी, कोई चेम्बर नहीं दिया। विदाउट वर्क, विदाउट चेम्बर, विदाउट कुर्सी टेबल। अब एक मजिस्ट्रेट कहाँ बैठे। तो खैर मजिस्ट्रेट थे, मिशनरी थे। मैंने अपना नाजी से कहा कि कुर्सी बरामदे में मंगवाया और बरामदे में कुर्सी रख के बैठ गया कि मेरा यही चेम्बर है। उसके बाद एक बनिया के यहाँ से कूट मंगवाया, उस पर सादे कागज में लिखा कि यहाँ गरीब लोगों की शिकायतें सुनी जाती है। अब पाया में टांग दिया, हम बैठे रह गए। तो जो लोग पढ़ा हुआ गया कि सर हमको थोड़ा किरासन तेल मिल जाता। तो सामने वेलफेयर अफसर था, थी सप्लाई मजिस्ट्रेट रहता था, उसको कहे कि भाई इसको किरासन तेल जो भी डीलर है उसको दिलवा दो, पैसा ले लेगा। मेरा आदेश था, दिलवा दिया। कोई कहा सर मेरा बैल बीमार पड़ गया है, डॉक्टर नहीं जा रहा है। तो एनवेल सेमेटरी के यहाँ चपरासी भेज दिया, तो उसकी इलाज हो गई। कोई बोला मेरा बुखार है, डॉक्टर को कह देते थोड़ा देख लेता है, ऐसे तो कोई सुनता नहीं, तो डॉक्टर के यहाँ चपरासी भेज दिया। माने हम प्रमुख आदमी हो गए। तो हो गया कि भाई तो अपने डिपार्टमेंट खोल लिया, इसको काम नहीं मिला, इसने खोल दिया। तो ऐसे करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, शेड्यूल बैकवर्ड क्लास का आदमी होता है उसको, पदाधिकारी को डिमोरलाइज किया जाता है। अच्छे काम के लिए भी और साधारण काम के लिए भी दंडित किया जाता है। तो हमने कहा कि ऐसा मेरे ट्रिक में ही अभी नहीं आया है, मैं दूसरा ट्रिक खोला। मैंने एक दरख्वास्त दिया कलेक्टर को कि साहब मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, सो थोड़ा हमको लाइब्रेरी में बैठने की अनुमति दी जाए। वहाँ एक सेंट्रल लाइब्रेरी थी। तो हल्ला हो गया, इसको कोई काम नहीं, पीएचडी कर जाएगा। तो हमको रोकने के लिए हड़बड़ में 10-12 को डिपार्टमेंट दे दिया कि नहीं अब काम करो। तो हम काम करने लगे। हम तो यही चाहते कि हमको काम मिले, मैंने हमारे ट्रिक में कलेक्टर आ गया, केवल पीएचडी नहीं करे इसलिए हमको काम मिल लेते। तो हमको डिस्करेज करने के लिए
बहुत से उपाय हैं, अपलिफ्ट करने के लिए कोई उपाय नहीं है। तो ऐसे करके एक साधारण परिवार में जन्मा कोई व्यक्ति को कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए अपना मनोबल, मेहनत, अपनी सूझबूझ को कायम रखने की ज़रूरत है। और जहाँ कोई काम करने से हिचके, उस काम को जाके करो और अपनी पर्सनालिटी दिखलाओ। इससे अपना काम करने से विवेक भी जागता है और दूसरा व्यक्ति प्रभावित भी होता है। तो ऐसे सर्विस में मैंने बहुत स्ट्रगल किया और उस स्ट्रगल में जीते, और इसी स्तर पर जो रामायण गीता जलाए थे, उस पर एक संचिका खुली थी सचिवालय में कि श्री दलित पासवान को सेवा से हटाने की संचिका। तो मैं सचिवालय कभी जाता नहीं था। अब कब हटेंगे नहीं हटेंगे तो बाद का चीज़ कुछ कुछ लिखाता होगा, हमको कुछ पता नहीं था। कुछ पूछा गया तो लिखा कि मैंने तो जो जलाया नहीं वो तो रिपोर्ट में है कि मैं तो पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, किसी ने लिख दिया ऐसे करके, आप देखिए मैं नहीं जलाया। आधे आदमी हमारे पक्ष में, आधे हमारे विपरीत में, तो रिपोर्ट तो गड़बड़ा गया। वो फाइल जब पढ़ी गई आईएएस के प्रमोशन में, तो एक बंगाली आईएएस थे, लगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको हटाने की संचिका 1972 से चल रही है और आज 1990 तक ये भी जीवित है और पदाधिकारी है। हटा नहीं, कौन पदाधिकारी है? उसने हमारे फाइल पर जांच पड़ताल किया। इसने किया क्या है? तल्ले दे के क्लर्क लोग ने टिप्पणी दिया था कि ईश्वर का विरोधी आदमी है, इसलिए इसको हटाया जाना चाहिए। हिंदू धर्म का विरोधी आदमी है, इसलिए इसको हटाया जाना चाहिए। मेरे काम पर कोई चर्चा नहीं थी। तो आए सब सर हमको बुलाया, वो गृह विभाग का सचिव थे, बाद में चीफ सेक्रेटरी होकर गए यहाँ झारखंड में। बोला साहब आपको ईश्वर से झगड़ा है? तो हमने हंसा, कहा कि सर ईश्वर कोई विभाग का नाम है, हम सरकारी पदाधिकारी नहीं हैं सर, हम सरकारी काम करते हैं, हमको ईश्वर से क्या लेना देना है। हाँ बात तो ठीक कहते हो, हम कहीं सरकार ईश्वर का फाइल नहीं डील करती है। सरकार तो अपना सिंचाई का, तो एजुकेशन का, तो कोऑपरेटिव का, तो रोड बनने का, ये सब फाइल होता है। ईश्वर आत्मा परमात्मा पर कोई लिखता है तो वो अपना समझे, हमको इससे मतलब नहीं। उसने इसी पर हमको प्रमोशन दिया कि बिहार में ऐसे टेयर डेविल ऑफिसर की ज़रूरत है जो जाके राजो सिंह को ठीक करे। राजो सिंह एक एमपी थे शेखपुरा में, वहाँ जाने को कोई पदाधिकारी नहीं मिलता था, तो उसको लिए हमको प्रमोट करके आईएएस में भेजा गया वहाँ। तो हल्ला हुआ कि राजो सिंह के यहाँ जा रहे हो, वहाँ जो जाता है सो तरह तरह कहानी सुनाया हो। अरे आपके मेरिट को एनालाइज करने के लिए सरकार कम है और आपके मेरिट को डैमेज करने के लिए सरकार के पास बहुत तरह का तिकड़म है, जिसमें आपको परेशान किया जाएगा। आपको इससे बचना है। अगर बढ़ना है तो काम करके बढ़िए, मेरिट से बढ़िए। तो पढ़ने की जो मेरी हालत थी कि जब मैं बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर पढ़ने लगा तो हर समय 2, 4, 5 नई किताबें मैं मंगा के रखता था। मेरे दिमाग में आ गया कि पढ़ना जितना ज़रूरी है, दूसरे को पढ़ाना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई पढ़ नहीं रहा है और कोई पढ़ा भी नहीं रहा है, तो पढ़ाओ। तो मैं मंगाता था और जब किसी उच्च पदाधिकारी के यहाँ जाता था, कलम, डायरी, एक नई किताब लेके जाता था। तो पूछे कि भाई कौन सी किताब लाए हो? बोला सर किताब बाबा साहब का विचार है, पढ़ना है तो लीजिए। तो अगर ले ले, हमको सर इसका 200 रुपया दाम है। अच्छा बेचते हो? हाँ किताब तो खरीद के लाए, तो आप माने तो ले लीजिए। तो कलेक्टर भी हमसे किताबें खरीदता था और इस तरह से मैं अम्बेडकर साहित्य बेचने का प्रमुख व्यापारी बन गया, वो बेचते बेचते। तो मैंने अपने परिवार को समझाया कि देखो, हम लोग अगर अपने वेतन को किताब में बदल दें और किताब को पब्लिक के बीच में अगर बेचें तो उसमें 30% का लाभ हो जाएगा। तो रिश्वत लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो हमारा परिवार समझ गया कि आपको दिक्कत है तो करिए। तो जब वेतन मिलता तो 200-300 रुपये की मैं किताब पंजाब से मंगा लेता था, लखनऊ से मंगा लेता था। और क्लर्क हो, चपरासी हो, मुखिया हो, सरपंच हो, कोई मिटीरियर हो, फलना हो, भाई ये किताब लो, तुम्हारा काम तो हो ही जाएगा। तो ऐसे करके आज हमारे पास अंबेडकर मिशन प्रकाशन करके हमारे घर पर संस्था है और 15 लाख की से कम की किताबें हमारे घर पर नहीं है। और मैं अच्छा सेलर हूँ, मैं दिन भर किताब लिखता हूँ, खुद कंप्यूटर पर कंपोज करता हूँ। प्रेस वाले 1-2 आते हैं, वो अपना प्रेस में कंपोज करके प्रिंट करा देते हैं, पैसे ले जाते हैं। कभी ले आता हूँ, कभी खुद पहुँचा देते हैं। और मैं दिन भर किताबें बांधने, पत्रिका बांधने में समय बिताता हूँ। और लोग इससे इतने प्रभावित हैं कि पूरे बिहार में मेरी तरह का कोई दूसरा पदाधिकारी या कर्मचारी या लोग नहीं है जो किताब पढ़े, किताब लिखे, किताब छापे और किताब बेचे। उस संस्था का नाम है अंबेडकर मिशन, जो 1987 में मैंने बनाया। एक पत्रिका मंथली निकलती है अंबेडकर मिशन पत्रिका, जो 1993 से चल रहा है। और तीसरी संस्था है अंबेडकर मिशन प्रकाशन, जो 1995 से चल रहा है। तो यह बहुत गौरव की बात है कि एक धूल से उड़ता हुआ आसमान तक अगर हमने बाबा साहब के विचार को पहुंचाया है, ज्योतिबा फुले के विचार को पहुंचाया है, गौतम बुद्ध के विचार को पहुंचाया है, तो बहुत शान की बात है। ऐसा काम हर व्यक्ति को अगर संभव हो तो करना चाहिए। हमारे समाज में साहित्यकार नहीं है, साहित्य के आलोचक भी नहीं है, साहित्य को बेचने वाले भी नहीं है, साहित्य को पढ़ाने वाले भी नहीं है। सब में सब मेरिट नहीं होता है, मगर जो मेरिट हो उसको आगे बढ़ाना चाहिए और जो मेरिट नहीं है उसको पैदा करना चाहिए। विचार तो फैलाने से फैलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि कोई व्यक्ति महान पैदा नहीं होता है, उसके अनुयायी उसको महान बनाएंगे तो बनेगा, न चर्चा करेंगे तो महान से महान व्यक्ति डस्ट में मिल जाएगा। बात सही है। गौतम बुद्ध पर अगर किताबें, विचार, प्रवचन नहीं होते तो लोग नहीं जानते। बाबा साहब पर किताबें, प्रवचन, विस्तार, जयंतियाँ नहीं होती तो बाबा साहब को नहीं जानते। ज्योतिबा फुले, माता सावित्री, माता फातिमा पर किताबें नहीं होगी, लोग विचार नहीं होगा, संगोष्ठियाँ नहीं होगी, सेमिनार नहीं होगा, तो कैसे जानेगा। इसीलिए आज मैं अपने लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि जो बन पड़े समाज के उत्थान के लिए, साहित्य का हो या व्यापार का हो या विचार का हो या और कोई सत्यनिष्ठा की कोई बात हो, कार्य का हो, खेती का हो, स्वास्थ्य का हो, करो या कराओ, लोगों को सिखाओ, मार्गदर्शन करो। बच्चा जैसे पैदा होता है तो उसको उंगली पकड़कर सिखाने से, चलाने से वो जल्दी चलता है। नहीं चलाने से भी चलेगा मगर देरी से चलेगा। समाज को भी उंगली पकड़कर चलाने की ज़रूरत है, तो समाज उंगली पकड़कर चलेगा और समाज अच्छे ढंग से चलेगा। अच्छे विचार से चलेंगे तो राजनीति अच्छी होगी, अर्थनीति अच्छी होगी, समाज नीति अच्छी होगी, व्यवहार नीति अच्छी होगी, साहित्यिक नीति अच्छी होगी। खुशी की बात है कि आज के तारीख में मेरे जैसे दर्जनों सैकड़ों लोग हैं जो कर रहे हैं, साहित्य का काम कर रहे हैं, संस्कृति का काम कर रहे हैं, व्यापार का काम कर रहे हैं और इस तरह से अच्छे कार्य का रूप हो रहा है। सरकार के पास भी बहुत सी नीतियां हैं, बहुत सी योजनाएं हैं जो उसने गरीब के लोगों को, आम लोगों को बढ़ाने के लिए बनाई है। हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसी नीतियों को गांव वालों को समझाएं, उन्हें रास्ता पकड़ाएं, उन्हें रास्ता बताएं, उनको आगे बढ़ने का रास्ता दें। अच्छा गांव बने, अच्छा शहर बने, अच्छा नगर बने, ताकि हम कुछ बेहतर कर सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय।